जय हिंद। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, जिसमें से आपको बोला था कि प्रमुख प्रमुख जो व्यक्ति हैं अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों के, उनके नाम आपको याद रखने हैं। यहां तक हो चुका था, है ना। और उसके बाद जो अन्य घटनाएं थी 1940 में, 1941 में और क्या क्या हुआ, उस चीज को देखे। जैसे सरयू प्रसाद अग्रवाल किसके अध्यक्ष बने, तो हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद और क्या चीज देखे थे, तो सारंगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, जिसके प्रणेता जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दानीराम पटेल जी। वेरी गुड, दानीराम पटेल। और क्या हुआ था, तो कांग्रेस भवन रायपुर का बन के तैयार हुआ, जिसके उद्घाटन के लिए कौन आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। तो ये सब चीजों को एक मिनट ऐड कर लेते हैं। ये सब चीजों को डिस्कस किए थे, है ना। अब 40 और 41 की चीजें हो चुकी हैं, अब आएंगे हम लोग 1942 में। तो ये जो 40, 41, 42 वाला जो टाइम पीरियड है, उस समय देश दुनिया में कुछ हो रहा था क्या, कुछ चल रहा था पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कुछ हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। वेरी गुड। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चल रहा था। और ये वॉर कैसे चल रहा था भाई, ग्रुप होता है ना कि ये मेरी टीम है, ये मेरा गैंग है, तो इस तरह से युद्ध होता है। तो वैसे ही उस समय जो विश्व था वो क्या हुआ था, दो भागों में विभाजित था, है ना। कौन कौन से दो भाग थे जी वो, वेरी गुड, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये नाम दिया गया, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र करके। तो धुरी राष्ट्र एक अलग टीम थी, मित्र राष्ट्र वाली अलग टीम थी, है ना। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन सी टीम थी, यानी कि टीम मतलब कि देश। जैसे प्रमुख देश कौन कौन से थे धुरी राष्ट्र के, तो जापान था, इटली था और जर्मनी था, है ना। तो ये सब क्या थे, धुरी राष्ट्र वाले थे। वैसे मित्र राष्ट्र में कौन थे, तो हमारे ऊपर कौन कौन सा देश राज कर रहा था उस समय, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन था, अमेरिका था, है ना, और चीन था, रूस। तो ये सब जो थे वो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। और इधर धुरी राष्ट्र वाले में आपको जापान याद रखना है, इटली याद रखना है, जर्मनी, ये प्रमुख देश आपको याद रखना है, ठीक। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच चल रहा था युद्ध, विश्व युद्ध। और उस समय भारत में जो राज कर रहे थे वो कौन राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, इंग्लैंड ब्रिटेन वाले राज कर रहे हैं। अब ये ब्रिटेन वाले कौन से राष्ट्र के हैं, मतलब कौन सी टीम के हैं, मित्र की धुरी, मित्र वाले हैं। हाँ, तो मित्र जो राष्ट्र के और भी जो सदस्य थे, और अन्य सदस्य जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन, तो ये सब क्या करने लगे, दबाव बनाने लगे ब्रिटेन के ऊपर, है ना। ब्रिटेन यानी जो ब्रिटिशर हम पे राज कर रहे हैं, उन पे क्या बनाने लगे, दबाव बनाने लगे। क्या दबाव बनाने लगे, कि आप भारत को क्यों यहाँ पे सम्मिलित नहीं कर रहे हो, क्यों भारतीय लोग यहाँ पे क्या है, शामिल नहीं हो रहे हैं, आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों, इसलिए वो लोग बोल रहे थे क्योंकि इधर जो था जापान, है ना, जापान इन पे भारी पड़ रहा था, है ना। जो धुरी राष्ट्र का जो सदस्य है जापान, वो मित्र राष्ट्र पे क्या कर रहा था, भारी पड़ रहा था। तो यहाँ पे इन लोग बोले, मित्र राष्ट्र के अन्य देश, ब्रिटेन को, क्या कि आप भारत को क्या करो, शामिल करो, बात करो उनसे, है ना। और शामिल करने के लिए क्या हमारी मांग क्या थी, कि हम एक चीज पे अगर शामिल हो सकते हैं, एक चीज पे आपकी मदद करेंगे, क्या, अगर आप हमको क्या दोगे, स्वतंत्रता दोगे, हाँ, आजादी दोगे, स्वतंत्रता दोगे, है ना। तो इसके लिए उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, कौन था, चर्चिल था, ठीक है। कौन था, चर्चिल। तो चर्चिल ने क्या बनाया, एक कमीशन बनाया, है ना, मिशन बनाया, ठीक है, जिसे स्टैफर्ड क्रिप्स क्या बनाए गए, उस मिशन के या उस कमीशन या उस कमिटी के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। तो आपको जैसे पता है कि जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम से वो कमिटी बनती है। जैसे इसके इसके पहले एक साइमन कमीशन आया था, है ना, तो साइमन के नाम से वो कमेटी बनी थी। वैसे ही इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, स्टैफर्ड क्रिप्स को बनाया गया था। इसीलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया, क्रिप्स मिशन। वेरी गुड, क्रिप्स मिशन इसका नाम रखा गया। अब ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था भारत आने का, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों को क्या करना है, विश्व युद्ध में शामिल कर। अब भारतीय कैसे शामिल होंगे, गांव गांव जाके बोलेंगे क्या कि चलो शामिल हो विश्व युद्ध में, ऐसा नहीं। भारतीयों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमारे जो नेता थे, हमारे जो लीडर थे, जो हमारे सुख दुख का ख्याल रख रहे थे, सुख दुख का ख्याल रखने का अर्थ है कि वो हमारी तरफ से वहां पे अंग्रेजों से क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस समय जो बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी,
कौन सी थी जी? कांग्रेस थी, वेरी गुड। और इसके अलावा और भी अन्य दल के लोग थे, और भी अन्य ऐसे व्यक्ति थे जो अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, राष्ट्र आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो सभी से बात करने के लिए आया कौन? क्रिप्स, है ना। और क्रिप्स सबसे बात कर रहा है, कांग्रेस के अधिकारियों से बात, मतलब सदस्यों से बात कर रहा है, और भी अन्य राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ के खीरो थे, है ना, उनको बीच बीच में हम लोग नहीं, उनको बीच में विलन जैसे भी दर्शाया गया था, लेकिन मैं आपको बताया कि वो विलन नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, हीरो ही है ना। तो समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं? वेरी गुड, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जी। तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जो हैं, वो उस समय, यानी कि अभी कौन सा टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, 1900, हेडिंग लिखते हैं चलिए, 42 लिखिए। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942, 1942। और इसी क्रिप्स मिशन, जब ये भारत आया तो अलग अलग राजनीतिक दलों से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जी उस समय वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें रक्षा परिषद के क्या थे, वो सदस्य थे। यानी कि उनकी पहुंच, मैं आपको जैसे कि शुरू से बताया हूं, जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं जान रहे हैं कि ई राघवेंद्र राव जी की जो सोच थी वो ऊपर वाली थी। ऊपर वाली मतलब हमको जाना है कहाँ, केंद्र में, ठीक है, जहां से ये पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जहां नीति निर्माण हो रहा है, हमको वहां जाके बैठना चाहिए। और वहां पे अंग्रेजों से क्या करना चाहिए, जो उनकी मंशा है, जो उनकी मेंटेलिटी है, उसको हमको समझना है और उसका तोड़ वहीं से निकालना है, क्योंकि वहां से पॉलिसी आ जाती है, इंप्लीमेंट होता है छत्तीसगढ़ के गांव में, भारत के गांव में, शहरों में। फिर हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो उस चीज को हम लोग वहीं पे ही क्यों ना रोक दें, तो वो इंप्लीमेंट ही ना हो पाए। ऐसी सोच थी किनकी, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव की, है ना। तो इसके पहले वो चुनाव लड़े थे, जैसे कि आपको पता है 1930, कब लड़े थे चुनाव, 1937 में, बिलासपुर से जी। हाँ। और कांग्रेस से चुने गए थे कि अपने से चुने गए थे, एकल? हाँ, अपने से, बिना कांग्रेस। लेकिन उसके बाद कहानी तो आपको पता ही है, कांग्रेस जब बहुमत में आ गई, मना किए तो इनको बना दिया गया, फिर ये पद छोड़े थे, है ना। ये चीज आपको पता है। लेकिन अब 1942 में वो पहुंच गए हैं सीधा सेंट्रल लेवल पे, है ना। और जब क्रिप्स आया हुआ है, क्योंकि ये रक्षा परिषद के क्या थे, सदस्य थे, वायसराय की काउंसिल में थे ये, है ना। तो जो भी जानकारी इनको मिलती थी, और क्रिप्स की जो मंशा थी, अंग्रेजों की जो मंशा थी, उसके खिलाफ ये लोगों को बताते थे। यानी कि जो उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, है ना, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वो उन लोगों को जाके ये क्या करते थे, तर्क बताते थे कि नहीं, इस चीज को हमको इस तरह से क्या करना है, डील करना है। क्रिप्स की जो मंशा है, अंग्रेजों की जो मंशा है, वो ये सोच रहे हैं। और अंदर की जो बात है, क्योंकि सदस्य थे, है ना, तो अंदर की जितनी भी बातें हैं, जो गुप्त जानकारियां होती थी, उसको भी ये बाहर बताते थे। तो पूरे लोग सतर्क हो गए कि नहीं, ये क्रिप्स का तो साथ भली मतलब हमको देना ही नहीं है। क्रिप्स क्यों आया था, भारतीयों को मिलाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भारतीय तो ऐसे ही नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि उनको चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन होता है ना कि इधर से अंग्रेजों द्वारा क्या दिया जाएगा, एक प्रकार से लाभ दिया जाएगा, उनको चिकनी चुपड़ी बातें की जाएगी। तो वो चीज को पूरा काटे कौन, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, अलग अलग सदस्यों से मिलके, अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलके, है ना। महादेव देसाई हो गए, नेहरू जी हो गए, पटेल जी हो गए, यहां तक कि अस्वस्थ थे वो, है ना, बीच में उनकी तबियत भी खराब हो गई बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी से मिलने गए बिरला भवन में। तो इनके अथक प्रयासों से क्या हुआ, ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, वो क्या हो गया, असफल हुआ। ठीक है, तो आपको बताया भी था कि इनकी जो सोच थी वो अंग्रेजों के बीच रह के ही, है ना, उनका लंका दहन करने वाली थी, जो कि इस कार्य से हम लोग भली प्रकार से देख पा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है जी। हाँ, तो यहां पे इनकी प्रमुख भूमिका रही है, किनकी, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जी की। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, उसको मेंस में पूछता है, प्री में भी पूछता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो। अब थोड़ा कहानी तो हमको समझ में आ गई है, डेट वो सबको लिख लीजिए। 11 मार्च, 11 मार्च 1942 को
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या नाम था? हाँ, प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स, क्रिप्स लिखना ना, जो नए लोग हो क्रिस्प मत लिख देना, ठीक है? क्रिस्पी या क्रिप्स करके। क्रिप्स मिशन की घोषणा की। डेट भी याद रख लो, है ना? कब घोषित हुआ? तो 11 मार्च 1942 को। यह डेट इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, 11 मार्च 1942। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो था विंस्टन चर्चिल था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, 11 मार्च को घोषणा हो गई कि मिशन गठित होगा, है ना? अब 23 मार्च आपको डेट याद रखना है, 23 मार्च 1942, 1942। 1942 तो ठीक है, लेकिन 23 मार्च और इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है 23 मार्च? ये दिन बोल रहा हूं, ये 1942 को नहीं बोल रहा हूं, 1942 को नहीं बोल रहा हूं, ये 23 मार्च को बोल रहा हूं। क्या हुआ था इस दिन? वेरी गुड, शहीद दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी हुई थी। तो इसी दिन 23 मार्च 1942 को ही स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन भारत पहुंचा। यह मिशन भारत पहुंचा। और इसका क्या उद्देश्य था? मुख्य क्या चाहते थे ये? इस मिशन का क्या उद्देश्य था? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, है ना? ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो लिख लीजिए, योजना का मुख्य उद्देश्य या इनका मुख्य उद्देश्य, योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। और भारत का समर्थन प्राप्त करना तो पहले से ही चाह रहे थे, लेकिन यहां पे क्यों इतना एकदम तिलमिला गए लोग कि नहीं, आपको हमको तो भारत का समर्थन प्राप्त करने ही जरूरी हो गया है? क्यों ऐसा जरूरी हो गया था ब्रिटेन के लिए? क्योंकि हार रहे थे। हाँ, मित्र राष्ट्र जो थे, वेरी गुड, मित्र राष्ट्र द्वारा फोर्स किया गया, दबाव डाला गया। और मित्र राष्ट्रों ने दबाव क्यों डाला? क्योंकि इधर जापान क्या था, भारी पड़ रहा था। और बाद में फिर इधर क्या कर दिया अमेरिका, जापान में जाके हाँ परमाणु बम गिरा दिए थे, है ना? तो वो बात की बात है। अभी हमको यहाँ पे फोकस रखना है क्या, कि योजना का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। तो 11 मार्च 1942 को घोषणा हुई, गठित हुआ। 23 मार्च को 1942 को क्रिप्स जो है वो कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। ठीक। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव वायसराय की काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य थे। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है कि अब वो पहुंच गए सीधा कहां? सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पे। और कौन सी पोस्ट में है? वायसराय की काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, अब इनकी क्या भूमिका रही, है ना? तो जैसा कि आपको बताया अभी क्लास की शुरुआत में कि इन्होंने ही क्या किया था, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके पास जाकर समझाया कि इस क्रिप्स की बातों में हमको नहीं आना है। और वहां पे भी जब क्रिप्स और उनका ग्रुप जब बैठता था अंग्रेजों का, तब अपने विचारों के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से वो क्या करते थे? बात को काट देते थे। जैसा कि अंग्रेज है, बोल रहे हैं कि हमको इस प्रतिनिधि से बात करना है, इस चीज को लेके हमको यहाँ पे विचार करना है, तो वो अपने तर्क, अपने विचार, अपनी विद्वता से क्या करते थे? बात को काट देते थे। ठीक। इसलिए आप देखे होंगे कि अंत में
जितने भी हैं 1930 1920 के बाद अंग्रेज क्यों हम पे इतना थोड़ा बहुत दया दृष्टि दिखाने लगे थे? क्योंकि 1857 और 1900 के पहले क्या था, जो पढ़े लिखों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, है ना। अब लोग पढ़ने लगे, अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, वकील बने, अलग अलग सब पोस्ट को पाए। तो अंग्रेज अब देखने लगे कि अब भारतीय क्या हो चुके हैं, जान चुके हैं अपने अधिकारों के बारे में, हमसे तर्क कर सकते हैं, हमारे विचार जो है वो जानने लगे हैं वो। तो जब ये चीज हुआ, जब शिक्षा या शिक्षित लोगों का जब प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा, तब अंग्रेजों के ऊपर क्या होने लगा था, दबाव कम होने लगा था। तो वह ये चीज तो ये भी जान रहे थे कि हमको क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, है ना। आप सुने भी होंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वही यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है कि 1920 और 1930 के बाद जो पढ़े लिखों की संख्या उसमें भारी क्या आया, बढ़ोतरी हुई, और सभी अपने अधिकारों के बारे में पढ़ने लगे, जानने लगे, देखने लगे, समझने लगे, है ना। तब फिर अंग्रेज क्या हुए, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको उनका दबाव, मतलब हमारे द्वारा दिया गया दबाव उनको दिखाई पड़ता है। तो गृह रक्षा सदस्य थे, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद लिख लीजिएगा क्या, क्रिप्स की विभिन्न राजनीतिक दलों से, क्रिप्स की विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्तालाप के दौरान, क्योंकि यही तो करने आया था, वो बात करने ही आया था क्रिप्स, है ना। तो विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्तालाप के दौरान वे निरंतर मतलब डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, वे निरंतर उनके, या ऐसे लिख लो, वे निरंतर सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, कौन थे महादेव देसाई? हाँ, महात्मा गांधी के निज सचिव, है ना। और ये छत्तीसगढ़ आए हैं कि नहीं आए हैं महादेव देसाई कभी? आए हैं ना, हाँ। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू महादेव देसाई से संपर्क में रहे, और गांधी जी को इस मामले में, इस क्रिप्स मिशन की मंशा कि कैसे वो मेंटेलिटी चेंज करवा रहा है, कैसे वो चिकनी चुपड़ी बातों से क्या कर रहा है, राजनीतिक दलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज का अवगत कराने के लिए वो गांधी जी से भी मिलने गए। बताया था कहां मिलने गए थे, कहां गए थे? बिरला भवन, वेरी गुड। गांधी जी को अवगत कराने, है ना, या ऐसे लिख लो, गांधी जी को स्थिति से अवगत कराने बिरला भवन भी गए थे। और इस समय इनकी तबीयत बहुत खराब थी जी, है ना। फिर भी गए गए थे। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला पोर्शन मिटा दो। आज क्लियर दिखाई दे रहा है? कैसे कल अटक रहा था, आज क्लियर है थोड़ा बहुत? वीडियो क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। उन्होंने यानी कि डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने, उन्होंने अपने वक्तव्यों तथा तर्कों के माध्यम से, वक्तव्यों तथा, एक मिनट ऐड हो रहे हैं, वक्तव्यों तथा तर्कों के माध्यम से इस योजना को इस योजना को क्या लिख सकते हो, सारहीन निरूपित कर दिया। यानी कि बोला कि ये कोई मतलब की ही नहीं है, जब ये हमारे उम्मीदों पे खरा ही नहीं उतरेगी, है ना, ये प्रयास ही नहीं करेगी, इसकी मंशा यहाँ पे ही दिखाई दे रही है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि ये कोई मतलब नहीं है, बेकार योजना है, सारहीन है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इस योजना को सारहीन निरूपित किया या सारहीन बताया। किन्होंने?
तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने। और किस योजना को? तो क्रिप्स मिशन को। उसके बाद छठवां और लास्ट पॉइंट लिख लो, इस योजना को विफल बनाने में, इस योजना को विफल या असफल बनाने में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव की अहम भूमिका रही। ठीक, चलिए तो ये था कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कैसे गठित हुआ, क्यों गठित हुआ, किसने दबाव दिया, है ना? उसके बाद ये भारत कब आया? कब आया भारत? डेट क्या था? डेट 23 मार्च 1942, है ना? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कौन व्यक्ति छत्तीसगढ़ के वहां पे थे जिन्होंने इस योजना को विफल बनाने में मदद किए? तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जी, है ना? क्योंकि उनका शुरू से ही मकसद था कि हमको अंग्रेजों के बीच रह के ही उनकी लंका लगानी है, खटिया खड़ी करनी है करके। और इस कार्य में साक्षात यहाँ पे हमको प्रमाण दिखाई दे रहा है कि वो अपने योजना में क्या हुए थे? सफल भी हुए। तो ये था कौन सा मिशन? 1942 का क्रिप्स मिशन। अब ये बात थी भारत वाली, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में होने से पहले ही वहां पे रोक दिया गया डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जी द्वारा। अब 1942 में छत्तीसगढ़ की एक घटना है, ठीक है, जिसका नाम है कौन सा केस? रायपुर कॉन्स्पिरेंसी केस कहा जाता है, या रायपुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। लेकिन वो एक्चुअल में भाई षड्यंत्र किनके लिए था? हमारे लिए था क्या? अंग्रेजों के लिए वो षड्यंत्र था। तो अंग्रेज उसको लिखे कि रायपुर कॉन्स्पिरेंसी केस करके अपने गजट नोटिफिकेशन, मतलब अपने गजेटियर में, है ना? तो हमारे लिए षड्यंत्र थोड़ी है, हमारे लिए तो क्रांतिकारी घटना है वो। तो हमको बोलना चाहिए रायपुर क्रांतिकारी घटना, है ना? रायपुर क्रांतिकारी। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम भी उसको षड्यंत्र केस मानते हैं, लेकिन षड्यंत्र नहीं है वो। षड्यंत्र उनके लिए षड्यंत्र था, हमारे लिए थोड़ी। हमारे लिए तो क्रांतिकारी था। तो अभी जो अभी एक शायद फोटो में, फोटो भेजा था, देखे उसको? पहचान गए होगे कौन है? अभी ग्रुप में डाला था, कौन है? और अभी चर्चा भी की, रायपुर षड्यंत्र केस, परसराम सोनी जी, है ना? उनकी एक ही फोटो जो है वो प्रमुख रूप से मिलती है, क्योंकि उनके बारे में आज चर्चा करना है। छत्तीसगढ़ के क्या कहे जाते हैं? क्या उपाधि मिली है? मंगल पांडे। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह है जी। इन्हें क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कहे जाते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ के भगत सिंह क्यों कहे जाते हैं? हेडिंग लिखिए, रायपुर षड्यंत्र केस। लेकिन वहां पे लिख रहा हूं रायपुर षड्यंत्र केस, लेकिन एक्चुअल में क्या था? रायपुर क्रांतिकारी केस था, रायपुर क्रांतिकारी घटना है ना? तो लेकिन एग्जाम में वही पूछता है। थोड़ा सा इतिहास में चेंज करने की आवश्यकता है ना? इतने सब विद्वान पुरुष मंडली, महिला मंडली, विद्वान सब बैठे हुए हैं, इतिहासकार बड़े बड़े, तो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इतिहास में। अब भारत के इतिहास में तो ले दे के भी चेंज किए थोड़ा बहुत, जो मुगलों का जो चैप्टर है वो सब थोड़ा सा बंद बंद करवा रहे हैं। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी कुछ कुछ जो ऐसी चीजें हैं, भाई हम लोग की मेंटेलिटी क्या रहती है कि पढ़ना है सर, पढ़ना है, डेटा याद करना है, फैक्ट याद करने हैं, कौन व्यक्ति था, क्या था, एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अच्छी बात है ना? जो आप पोस्ट चाहें वो जरूरी है ना? उसके लिए ये सब याद करना ही पड़ेगा। लेकिन हम एक दायित्व भी हो जाता है हमारा, है ना? हमारा एक दायित्व भी हो जाता है कि जो चीजें गलत तरीके से यहाँ पे बताई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, है ना, उसमें थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो षड्यंत्र लिखते हैं हम लोग, एक्चुअल में षड्यंत्र नहीं लिख के उसको क्रांतिकारी घटना के माध्यम से भी जाना जा सकता है ना? वो तो अंग्रेज नाम देके गए थे, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे तो वीर पुरुष हैं ये लोग, महापुरुष हैं, है ना? तो उनको एक सम्मानजनक दृष्टि से देखने के लिए, है ना, उनको वैसा याद करने के लिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जब ये लिखता हूं तो मेरा खुद हाथ कांप जाता है। करती है कि दिल गवाही नहीं देता कि इसको लिखूं करके, है ना? लेकिन फिर भी जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है, चेंज हुआ नहीं है तो लिखना यही पड़ेगा। क्या? कहां से हो सकती है? जब इसको सोचने वाले लोग वहां पे जाएंगे। कहां पे? शासन प्रशासन। ठीक है, अगर वो संस्कृति विभाग में जा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक निगम से चेंज हो रहा है, अगर वो अधिकारी कुछ बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, तो उनके पास पावर आ जाता है कि आप अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं। जैसे हम आम आदमी हैं, भी हम जाएंगे तो हमको क्या दिएगा? हमको लाइन लगना पड़ेगा।
हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खड़ा होना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फलाना ढिकाना, और आओगे तो आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा, गुलदस्ता लेके से जाओगे, मंत्री हाँ हाँ ठीक है चलो ये देखते विचार करते हैं। लेकिन जब अगर आप बड़े पद में आ जाओगे तो आपकी बात को बिठाया जाए, हाँ अरे कौन आया है, जागृति आई है, जागृति पूछी ना प्रश्न भी, अच्छा कौन आया है, अरे वो सर वो अभनपुर की एसडीएम इधर रायपुर क्षेत्र की आई है एसडीएम, जागृति बात करना चाह रही है आपसे, है ना। तो इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ जागृति की नहीं, अपने अपने क्षेत्र के डीसी एसडीएम आप लोग बन गए हैं तो आई हुई है, आप बात करोगी सर ये प्रावधान थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा चेंजेस, तो वो आपकी बात गंभीरता से लेगा। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एसडीएम डीसी बन जाओ, आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हो, समाज सेवा के क्षेत्र में, या अगर आप टीचर हो या जो भी हो, तो ऐसे लोगों को बताइए या बात रखिए जो बात सरकार तक या जो उस चीज को चेंज कर सकते हैं वहां तक पहुंच जाए, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले परिपक्व बनना पड़ेगा, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने में चेंजेस करने पड़ेंगे, उस पद को पाना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ा करो करके, है ना, ताकि वो पद को पाओ। और सिर्फ वो पद को पाने के बाद ऐसा नहीं कि अब 50-60 हजार आ रहे रे, अब मैं अपने बढ़िया जीरो टू गाड़ी में घूमूंगा, फलाना करूंगा, ये नहीं। अब आपका जिम्मेदारी और बढ़ जाता है पद को पाने के बाद, चाहे आप कोई भी पद में रहे, चाहे पटवारी रहे, आरआई रहे, या टीचर रहे, या डीसी रहे, एसडीएम जो भी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो उसकी आपकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। तो जो चेंजेस होंगे तो वो जब हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जब वहां पहुंचेंगे तब इस चीज को परिवर्तन हो सकता, नहीं तो ये चलते रहेगा। कोचिंग वाले पढ़ाते रहेंगे क्या, रायपुर षड्यंत्र केस, है ना, 1942, कौन, परसराम सोनी। परसराम सोनी कौन थे, तो षड्यंत्रकारी थे, निपोर षड्यंत्रकारी थे, उनके लिए थे, हमारे लिए थोड़ी थे, है ना, हमारे लिए तो क्रांतिकारी थे। तो हमको लिखना चाहिए ये रायपुर क्रांतिकारी केस, लेकिन वही चेंज नहीं हुआ है, पढ़ना वही है, प्रश्न वही पूछता है, तो लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी जब आप लोग मेंस दोगे, अभी तो प्री दोगे, प्री के बाद मेंस दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, सबको देंगे, देना है ना, कैसे जी, हाँ। तो अगर रायपुर षड्यंत्र केस आता है प्रश्न में, तब आप एक लाइन जरूर लिखोगे, है ना, क्या मैं भी लिखा था कि ये घटना नहीं है, रायपुर षड्यंत्र केस नहीं, इसे रायपुर क्रांतिकारी घटना कहनी चाहिए। एक्स्ट्रा अप्रोच के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, इन्विजिलेटर पढ़ेगा चेकर, अरे वाह क्या बात है, लड़का एकदम मतलब जान रहा है, थोड़ा नॉलेज है करके, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप जब आंसर लिखोगे तो आपका आत्मा चीर के रख दो, दिल निकाल के नहीं, ये हमारे पूर्वज की बात कही जा रही है, हमारे लोगों की बात कही जा रही है, तो आप ये नाम दो, है ना। तो आप मेंस में भी ये लिखेंगे, एक्स्ट्रा अप्रोच तो मिलेगा ही आपको आंसर में, लेकिन सही चीज को आप लिखो, है ना। तो मेंस में भी अगर पूछता है तो आप इस चीज को एक लाइन में लिखोगे ही लिखोगे, इसे क्रांतिकारी घटना कही जानी चाहिए। चलिए, तो देखो एक लाइन जो गलत चला उसके चक्कर में इधर पूरा 5-10 मिनट बोलना हो गया। तो फिर भी लिखना तो यही है जब तक चेंज नहीं होगा, रायपुर षड्यंत्र केस या रायपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। चलिए, अब इसमें जो काम किया, मैं पूछ रहा था इसके जो प्रणेता थे या इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, कौन थे जी, रायपुर जो कॉन्स्पिरेंसी केस या जो षड्यंत्र केस हम कह रहे हैं उसके प्रणेता नेतृत्वकर्ता कौन थे, जिनका अभी फोटो भेजा था, जिसका नाम भी बताया आप लोग, कौन थे, परसराम सोनी। तो परसराम सोनी जी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कहा जाता है, आप बताए अभी उपाधि आप लोग। तो मेरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के भगत सिंह उनको क्यों कहा जाता है, कोई तो रीजन होगा। जैसे हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में विद्रोह किए थे छावनी में, वैसे ही हमारे हनुमान सिंह जी भी वैसे किए, है ना, तो उन्हें मंगल पांडे कहा गया। तो भगत सिंह इन्हें क्यों कहा जाता है, परसराम सोनी जी को, ये मेरा प्रश्न है, क्यों कहा जाता है। उसी से कंपेयर किए हैं, बम फेंके ये भी, डायनामाइट के वो अलग है, वो बिलक नारायण अग्रवाल है, डायनामाइट केस वो आगे आएंगे। देखियो, जैसा कि हम लोग बहुत बार डिस्कस भी किए हैं, जब भगत सिंह ये सब कार्यों में लगे थे, आंदोलनकारी कार्यों में नेतृत्व कर रहे थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये सबसे जुड़े थे, तब उनकी आयु महज कितने साल की थी, बार बार पूछा हूं मैं, कितने साल के थे भगत सिंह, लगभग, हाँ,
कहां 16 साल के, जब फांसी, हाँ 23 साल के थे, ठीक है, लगभग कितने साल के थे, 22 23 24 23 साल के थे, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद थे। तो वैसे ही जब परसराम सोनी ने ये सब कार्य करना चालू किया, बम बनाना चालू किया, रिवॉल्वर बनाना चालू किया, है ना, पैसे का अभाव था, फिर भी कैसे कैसे उन्होंने इधर से रिवॉल्वर लिया, उनसे बम सीखा, अभी सब चर्चा करेंगे कैसे उन्होंने किया ये सब। तो वैसी ये भी कितने साल के थे जब गिरफ्तार हुए प्रथम 1942 में, 22 साल के थे ये भी, ठीक है। फोटो में एकदम बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत बाद की फोटो है ना। 1920 में 3 अगस्त 1920 को परसराम सोनी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1920 में। अब हम कब पढ़ रहे हैं रायपुर षड्यंत्र केस, 1942 में पढ़ रहे हैं। अब 20 में वो पैदा हुए, 42 में वो गिरफ्तार हुए, तब उनकी आयु कितनी होगी, जोड़ लो, कितने साल के थे, 22 साल के ही थे, 22 ईयर के, है ना। और वही एज में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु सुखदेव, ये सब भी क्या हुए थे, अपनी आहुति दिए थे, बलिदान दिए थे। हालांकि ये शहीद नहीं हुए, लेकिन इनको जेल हुई थी और एक घटना, ये कार्य उन्होंने किया था। तो इनके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, क्या, कि ये कब हुआ था, तो 1942 में। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, फैक्ट पॉइंट्स ये सब याद तो रखना ही है, लेकिन इन चीजों को हमको आत्मसात भी करना है, इन लोगों के बारे में। नेतृत्व लिख लीजिएगा, परसराम सोनी, परसराम सोनी। अभनपुर वाले कोई है या जुड़े हैं क्या अभनपुर क्षेत्र से, अभनपुर नयापारा राजिम वाले कोई नहीं है अभी। हाँ तो अभनपुर में एक सोनी हॉस्पिटल है, देखा। हाँ तो वो इन्हीं के ही शायद पूर्वज लोग का, क्योंकि जब एक बार वो हॉस्पिटल जाना हुआ था तो उसके रिसेप्शन में देखा था, बड़ा सा फोटो लगा है परसराम सोनी जी का, है ना। और ये अभनपुर क्षेत्र के ही थे मुख्य रूप से, उसके बाद कंकाली पारा में रहना चालू किए थे। तो क्या बता रहा था, परसराम सोनी। अब इनका जन्म हुआ 1920 में और रायपुर में आके बस गए, क्योंकि उस समय जो मुख्य केंद्र था, है ना, वो क्या था, रायपुर, पढ़ाई लिखाई का जो माध्यम था। और सेंट पॉल स्कूल आप जान रहे होंगे, पुराना स्कूल है ना। पहली क्लास में सब चर्चा भी की है, सेंट पॉल स्कूल, लॉरी स्कूल, है ना। सेंट पॉल स्कूल समझ गया, पुलिस लाइन के जस्ट सामने वाला, पुलिस, है ना। हाँ तो पुलिस लाइन के सामने वाला जो सेंट पॉल स्कूल था, वहां से ये क्या किए थे, स्कूली शिक्षा वहां से ग्रहण किए, है ना। और वहां पे ही एक टीचर थे, तो उन टीचर की बातों से ये बहुत अपना प्रभावित हुए। और साथ ही उस समय पढ़ने लिखने का भी शौक था, उस समय लोग पढ़ते भी थे। अभी ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप से देख के पूरा ज्ञान दे रहे हैं, है ना, वैसा तो नहीं था, है ना। उस समय क्या था, लोग पढ़ते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे। तो उस समय जो बड़े लेखक हुए, जैसे कि एक बुक थी जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, भारत में अंग्रेजी राज, इसको बहुत बार पढ़े हम लोग, है ना, पढ़े मतलब इसकी चर्चा किए हैं। भारत में अंग्रेजी राज के लेखक कौन, तपस्वी सुंदरलाल, ना कि सुंदरलाल शर्मा, है ना। तपस्वी सुंदरलाल कहां वाले, यूपी वाले। तो तपस्वी सुंदरलाल की जो रचना थी भारत में अंग्रेजी राज, उसको ये पढ़े थे। भगवत गीता का अध्ययन करते थे, कौन, परसराम सोनी। इनके अलावा एक पुस्तक थी बंदी जीवन, ये पूछा भी गया है, बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी रचना है, किसकी रचना है जी बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल का नाम सुने हैं, सचिंद्र सान्याल। हाँ तो ये बंदी जीवन जो रचना है वो सचिंद्र सान्याल ने लिखी। तो ये प्रमुख ग्रंथों का क्या करते थे, अध्ययन किए, और अध्ययन करने से फिर राष्ट्र आंदोलन में कि अंग्रेजों का मेरे को क्या करना है, खटिया खड़ी करनी है करके ये क्या किए, अब तब से जागृत हो गए कि अब मेरे को ये करना है। लेकिन उस समय क्या हुआ, पैसे का अभाव था, आगे नहीं पढ़ पाए। और इनके जो दोस्त थे जो उस समय पढ़ रहे थे इनके साथ, मैट्रिक मैट्रिक तक ये पढ़े थे, है ना। तो इनको नौकरी भी मिल रही थी, लेकिन नौकरी नहीं किए, कि जिनके खिलाफ मेरे को आवाज उठाना है उनके अंदर मैं नौकरी करूंगा क्या, नहीं करता, जा लात मार दी, है ना। तो लात भी मार दिए नौकरी को। इसके अलावा इनके बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है, सूर जी थे, मुखर्जी जी थे। तो ये लोग आगे की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए और अलग जगह चले गए, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ही रहकर, रायपुर में ही रहकर कार्य करने लगे कि मेरे को भी क्या करना है, जैसे भगत सिंह, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे वीर सावरकर, ये सब चीजों, ये सब लोगों ने जैसे जैसे कार्य किए हैं, वैसे ही कार्य मुझे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में रह के भी करना है। जैसे कि काकोरी कांड था,
है ना, जैसे कि असेंबली में बम फेंकना, वैसे ही कार्य ये भी करने लगे। मतलब सोचे, अब सोचने से सिर्फ थोड़ी हो जाता है, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं काश मैं डीसी बन जाऊं, काश मैं डीएसपी बन जाऊं, काश मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, लेकिन सोचने से होगा क्या? नहीं, करने से होगा। तो वैसी ये क्या कि अब धन का तो बहाव है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे रिवॉल्वर बनाना है, मुझे बम बनाना है। तो अलग अलग लोगों से बहुत क्या किए, मेहनत भी की है भाई। 1938 में मैट्रिक पास किए, 1938 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, विभिन्न लोगों से मिलने लगे। जैसे एक व्यक्ति थे, एक लोहार से इनकी दोस्ती हो गई थी। सब इतिहास आप लोग पढ़े हैं, क्या नाम था उनका? गिरीलाल लोहार, है ना, गिरीलाल लोहार। तो गिरीलाल लोहार से वो क्या किए, दोस्ती किए, और उनसे क्या सीखे कि रिवॉल्वर कैसे बनता है, तमंचा कैसे बनता है, गोलियां कैसे बनती हैं, वो चीज उससे सीखे, उनसे दोस्ती की। और उस समय रायपुर में, अगर आप रायपुर वाले होंगे तो कभी ना कभी देखे होंगे, या मेरे ख्याल से तो शायद 90% लोग देखे भी नहीं होंगे, है ना, रायपुर के जो भी जुड़े हैं उनसे पूछ रहा हूं। आप सीपी मेडिकल का हम लोग नाम सुनते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं भारतीय छत्तीसगढ़ के इतिहास, उन्होंने भी पढ़ा है सीपी मेडिकल। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, सीपी मेडिकल रायपुर में देखे हैं? सीपी मेडिकल कहाँ पे है? सदर में है। हाँ, सदर बाजार में। कहाँ पे सदर बाजार में, देखे हैं? एक्चुअल देखे शॉप को, जो सबसे पुरानी शॉप थाने के सामने वाला थाना। हाँ, मतलब अगर आप सिटी कोतवाली चौक में हैं, सिटी कोतवाली चौक से जब आप जा रहे हैं सुरेश बुक डिपो या शाह बुक डिपो वाली लाइन, मतलब वो ज्वेलरी वाली लाइन में, तब लेफ्ट वहीं पड़ेगा, 4 दुकान छोड़ के। हाँ, 4 दुकान छोड़ के लेफ्ट में पड़ेगा सीपी मेडिकल। सबसे पुराना मेडिकल है रायपुर का, सबसे पहला मेडिकल भी हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप जाओगे ना तो वैसे ही पुराने एकदम डिजाइन में बना हुआ, आप उसको देखोगे या 5 मिनट तक निहारोगे उस दुकान को, तो अपने आप वो इतिहास आपके ऊपर क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। वो देखोगे मेडिकल, अरे मतलब ये घटना वहां हुई थी। आसपास ध्यान मत देना, सिर्फ दुकान को देखना, है ना। वो अभी भी है सीपी मेडिकल, सेंट्रल प्रोविंस मेडिकल, सीपी मेडिकल के नाम से। तो वो सीपी मेडिकल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था होरीलाल, है ना, वो सेल्समैन थे वहां। तो होरीलाल जी से ये क्या किए, दोस्ती किए। और मेडिकल में है तो मेडिकल में रासायनिक पदार्थ वो सब आते हैं। तो वो जो होरीलाल था वो इनको सपोर्ट किया, क्या चीज के लिए, कि बम बनाने के लिए सामग्री चाहिए रहती है ना, अलग अलग सब जो भी रासायनिक सामग्री है, तो वो उपलब्ध वहां से होता था। कहां से? सीपी मेडिकल के जो कर्मचारी थे, जो सेल्समैन थे, क्या नाम बताया, सब नाम याद करते चलो अभी। होरीलाल। लोहार का नाम क्या था? लोहार का नाम, जिनसे रिवॉल्वर वो सब बना, गिरीलाल। हाँ, गिरीलाल। ठीक, तो ये सब इनसे रिवॉल्वर बनाना, उनसे रासायनिक सामग्री लेना, सबसे दोस्ती की। इनके अलावा उस समय 1938 में एक महाविद्यालय स्थापित हो चुका था, क्योंकि 48 की बात कर रहे हैं हम लोग। 38 में एक महाविद्यालय स्थापित हो चुका है। कौन सा कॉलेज? छत्तीसगढ़ कॉलेज। पढ़े इसको भी। तो उस छत्तीसगढ़ कॉलेज के भी जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इनके पास मतलब धन का भाव था, और धन का भाव के साथ साथ ये अब आगे पढ़ने की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि इनका पूरा जो मंशा थी कि अब मेरे को क्या करना है, अंग्रेजों की खटिया खड़ी करनी है करके, है ना, तो वो पूरा झोंक दिए थे अपने आप को। लेकिन वहां के लोगों से भी, जैसे कि क्रांति कुमार भारती हो गए, रणवीर सिंह शास्त्री हो गए, ये सब वहां पढ़ते थे, खास करके रणवीर सिंह शास्त्री, और बहुत और भी अन्य लोग हैं, सब नाम लिखेंगे। तो वो सब वहां पढ़ते थे, कहाँ? छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार वाला। तो वहां के लोगों से भी, वहां के लड़कों से भी, वहां के युवकों से भी इनकी दोस्ती थी। ठीक है, तो वो लोग भी सब पूरा प्लानिंग करते थे कि ऐसी ऐसी चीज हमको क्या करना है, करना है ना, अपने साथियों को जेल से छुड़ाएंगे, है ना, उसके बाद अंग्रेजों को सीधा क्या करेंगे, गोली मार के टपकाएंगे, यहाँ पे बम फेंकना है, तो वो सब योजना वो लोग बनाते थे। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज का जो हॉस्टल था, वो क्या था, इनका मुख्य केंद्र था, वहां मिलते थे ये लोग, है ना, क्योंकि सब लड़के वो सब रहते थे, जाते थे, ये सब चीजें चर्चा करते थे कि ये करना है। इसके अलावा मालवीय रोड आप देखें, मालवीय रोड, रायपुर का मालवीय रोड। हाँ, तो मालवीय रोड में एक होटल था, ओरिएंटल होटल। ठीक है, शायद अभी है या नाम चेंज हो गया उसका, ओरिएंटल होटल। तो उस ओरिएंटल होटल का जो मालिक था, है ना, वो भी इन लड़कों का, अब लड़के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको फील हो कि ये सब 20, 21, 19, 22 साल के लड़के हैं सब, वो ये सब सोच रहे हैं। अभी वाले कैसे हैं, अभी एक टांग पे एक रख के इधर ऐसा पूरा कटिंग कटा के बाल स्ट्रेट करके छपरी जैसे चल रहे हैं, अभी के लड़कों को देखोगे तो, है ना। ऐसा नहीं कि सब लोग करते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले, है ना, अपने माता पिता की सेवा, समाज सेवा, पढ़ना लिखना ये सब कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर आप देखोगे तो आपको रोड में दिखाई दे देंगे।
ऐसा मन लगेगा ऐसे कट मारते हो कि लाती मार दो उनको। तो वो लड़के और आज के लड़के में जमीन आसमान का अंतर। तो ये जितने भी लड़के थे, परसराम सोनी जी, रणवीर सिंह शास्त्री जी, ये सब उस ओरिएंटल होटल में कमरे में मिलते थे और ये सब घटनाक्रम वो वहां पे निर्धारित करते थे। तो ये जगह भी आपको याद रखना भाई, छत्तीसगढ़ कॉलेज, सीपी मिल, इसके अलावा मालवीय रोड का कौन सा होटल, ओरिएंटल होटल। ठीक है। अब क्या हुआ, निर्धारित हुआ, और ये जो पूरा घटनाक्रम चला इनका, वो पूरा चला 4 साल की पूरी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि गिरिलाल लोहार 2 दिन में उनको सिखा दिया क्या बनाना, रिवॉल्वर बनाना, है ना। वो उनको रासायनिक सामग्री प्रदान कर रहे थे तो उनसे बम बना लिए, तो 2 दिन का काम नहीं था ये, इनका ये पूरा 4 साल की पूरी मेहनत थी। ठीक है। और 1900 और 4 साल की मेहनत में रायपुर के विभिन्न स्थानों पे गए, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, छुई खदान, सब जगह से क्या इकट्ठा किए, फंड इकट्ठा किए। क्योंकि बिना पैसे के हो पाएगा क्या, सामग्री आ पाएगी, गोला बारूद ये सब आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, है ना। तो फंड लिए। इसके अलावा कोलकाता गए, जबलपुर गए, वहां से इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के बम इत्यादि बनाने की विधि सीख के आए कि कैसे आंसू गैस के बम बनाए जाते हैं, कैसे क्लोरोफॉर्म वाले बम बनाए जाते हैं कि एक बार फोड़े सब बेहोश हो गए, है ना, कैसे आंसू गैस के बम बनाए जाते हैं, कैसे रिवॉल्वर बनाया जाता है, कैसे उसको अलग अलग तरीके से जोड़ जाड़ के असेंबल कर दिया जाता है ना। तो इस प्रकार का पूरा मेहनत कितने साल तक चला उनका, लगभग 4 साल तक चला। और 4 साल चलने के बाद अपनी टीम को फिर बुलाए, है ना, जिसमें आपको नाम लिया गिरिलाल लोहार, होरीलाल जी, इसके अलावा मंगीराम मिस्त्री था, है ना, इसके अलावा रणवीर सिंह शास्त्री थे, बहुत सारे लोग थे। तो फिर इनको बुलाए और बुलाने के बाद एक जगह निर्धारित किए कि अब हम तो सीख गए हैं, है ना, मतलब सीख गए, अब इसका प्रशिक्षण तो करना पड़ेगा, है ना। तो प्रशिक्षण, जो पहला प्रशिक्षण इन लोग किए, प्रशिक्षण मतलब बम तो बना लिए, अब फोड़ना तो है ना इसको, बिना फोड़े थोड़ी कि ऐसे जाएंगे और एनिमियों को सीधा बम मार देंगे और फटा ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो एक मैदान चुने जो उस समय दूधाधारी मठ के अंतर्गत आता था, अभी भी अंतर्गत आता है, जहां पर रामलीला खेली जाती है। कौन सा मैदान, रावण भाटा मैदान। और इस रावण भाटा मैदान को हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में और पढ़े थे पहले, कि यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी थी, खादी प्रदर्शनी, जिसको एक महिला ने क्या किया था, संचालित किया था। उस महिला का नाम क्या था, वेरी गुड, अंजुमन बानो बेगम। क्या बात है, ऐसी आंसर आना चाहिए। तो उसी रावण भाटा मैदान में इन्होंने क्या किया, उस बम का प्रशिक्षण किया, ठीक है, परीक्षण किया। तो वो पहला जो परीक्षण था बम का, वो कहां हुआ, तो जो रावण भाटा मैदान है वहां हुआ, ठीक है, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद दूसरा परीक्षण का जो केंद्र सुने, मतलब सोचे ये लोग, वो सोचे कहा कि अब हमको जो परीक्षण करना है वो कहां करना है, ईदगाह भाटा मैदान। ईदगाह भाटा मैदान समझ गए, रावण भाटा तो समझ गए, लाखे नगर चौक वाला, वेरी गुड, जहां पे अभी भी बम का वो लगता है दिवाली के समय, फटाका दुकान। ईदगाह भाटा मैदान, फिर इंडोर स्टेडियम, यहाँ यहाँ लगता है। तो वो जो ईदगाह भाटा मैदान है, लाखे नगर चौक, वहां पे ये बोले कि अब ये वाले बम का तो परीक्षण कर लिए कि सीधा अगर ही बम मारना है ना। तो वो परीक्षण हो गया कहा, रावण भाटा मैदान में। अब ये बनाए थे टाइम बम, कि अब हमको मान लो 5 मिनट में फोड़ना है बम को, या 6 मिनट या 10 मिनट में फोड़ना है, तो कैसे फूटेगा। ठीक है। तो एक बार परीक्षण किए ईदगाह भाटा मैदान में, तो इनका हाथ झुलस गया था, इनका, परसराम सोनी का। फिर दूसरे बार क्या किया, परीक्षण किए ईदगाह भाटा मैदान में, तो एक धमाका हुआ, समझ गए कि हाँ परीक्षण हुआ। लेकिन ईदगाह भाटा मैदान से आप थोड़े दूर पे देखिए, एक कॉलेज है सबसे पुराना, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, कौन सा, राजकुमार कॉलेज। ज्यादा दूर कहाँ है, आधा किलोमीटर भी होगा मुश्किल से, है ना, एक, हाँ 400-500 मीटर है। तो वो धमाका, अब भाई बम फूट रहा है तो आवाज तो जाएगा ना। उस समय तो इतना बस्ती बसा भी नहीं था, उतना बिल्डिंग नहीं बने थे, मैदान था पूरा सपाट, और इधर सीधा कॉलेज था। तो बम की जो आवाज है पूरा वहां तक गई, कहां तक, राजकुमार कॉलेज तक। और राजकुमार कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वो प्रिंसिपल को भनक लग गई, अरे ये इधर कोई दिक्कत है ना। तो वो जाके पुलिस वालों को बता दिया, सचेत कर दिया, क्योंकि जब तक पुलिस पहुंचती सब लोग परीक्षण करके निकल चुके थे वहां से। तो जो प्रिंसिपल था, है ना, प्रिंसिपल सचेत किया पुलिस वालों को, अंग्रेजों को, कि यहाँ जो लड़के हैं रायपुर के, है ना, वो लोग ये इस तरह की गतिविधियों में क्या हो रहे हैं, संलग्न हो रहे हैं करके। अब सीआईडी की टीम आ गई, कहा, रायपुर में, ठीक है। सीआईडी मतलब अंग्रेजों वाली सीआईडी, वो दया और प्रद्युमन वाली नहीं, ठीक है, अंग्रेजों की सीआईडी टीम। अब वो लोग गुप्तचर के माध्यम से क्या करने लगे,
ये लड़कों को ढूंढने लगे, परसराम सोनी, रणवीर सिंह शास्त्री, ये कौन कौन लोग हैं करके। तो विभिन्न अलग अलग भेष बदल के, कोई बूढ़ा का भेष, कोई इसका भेष, कोई उसका भेष बदल के पता करने लगे। और इनके ग्रुप में एक लड़का था, ठीक है, एक ग्रुप में रहता ही है कोई पनौती टाइप का, है ना, एक फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हर चीज जाके क्या कर देता है, पोक देता है, दूसरों को बता देता है। तो वैसे ही इनके ग्रुप में था एक शिवनंदन करके, है ना, कई बुक्स में उसको सुखनंदन भी दिया रहता है, लेकिन आपको शिवनंदन याद रखना है। तो वो कमजोर कड़ी था इस ग्रुप की, है ना। आप भगत सिंह के बारे में भी जब आप पढ़े तो उसमें भी एक व्यक्ति था जो उनके खिलाफ गवाही दे दिया था, टूट गया, ठीक है, मानसिक रूप में तोड़ा गया उसको। मानसिक रूप में नहीं तोड़ते थे तो फैमिली को टॉर्चर करते थे या पैसों का लालच देते थे। तो ये जो शिवनंदन था, है ना, वो बिक गया किसमें, पैसों में, ठीक है। तो पैसे का लालच उसको दिया गया, डराया धमकाया गया, तो वो पूरा पोल पट्टी खोल दिया। कौन, मुखबिर का नाम क्या था, पूछता है ये भी। हाँ, शिवनंदन, शिवनंदन बता दिया सीआईडी को यानी अंग्रेजों को कि परसराम सोनी जो है वो मुख्य क्या है, करता धरता है ना। क्या करता है परसराम सोनी, कुछ नहीं सर, 22 साल का लड़का है, ठीक है। अरे अचंभित हो गए उन लोग भी, अंग्रेज लोग भी, ये 22 साल का लड़का ये सब गतिविधियों में संलग्न हो रहा है, इसको तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी पकड़ना पड़ेगा, ठीक। और उस शिवनंदन से सब लोगों का क्या कर लिए, कच्चा चिट्ठा निकाल ली कि कौन कौन है। तो बताया कि गिरीलाल लोहार है, मंगीराम मिस्त्री है, होरीलाल है, रणवीर सिंह शास्त्री है, सबका नाम वो फूंक दिए। कौन, शिवनंदन। और उसके बाद ये सीआईडी की जो टीम थी, अंग्रेजों की जो टीम थी, पुलिस वाले अब बोले कि अब हमको क्या करना है, घेरना है ना। अब घेरे कैसे, अचानक जाके तो नहीं पकड़ सकते, यही है परसराम सोनी, है ना, क्योंकि उस समय अदालत वाला, वकील वाले ये सब चलना आ गए थे। क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अब जो भारतीय हैं अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो अगर इनको सीधा पकड़ के घर से उठा के जेल में डालते तो यहाँ के हमारे धाकड़ वकील लोग आ जाते, कौन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बड़े बड़े वकील आ जाते हैं यहाँ पे, कैसे लड़कों को तुम लोग अंदर कर दिए हो करके, क्या सबूत है। तो ये चीज अंग्रेज जान गए थे, बिना सबूत के अंदर नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, शिवनंदन को बोले कि ठीक है 4 दिन और देखते हैं, है ना। तब एक दिन शिवनंदन को बताया कि जो होरीलाल है, जो परसराम सोनी है, वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह को सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। सामान मतलब ये सामान, रिवॉल्वर, बम, रासायनिक सामग्री, इसके अलावा जो क्रांतिकारी साहित्य थे, क्रांतिकारी साहित्य में बंदी जीवन हो गया, इसके अलावा आपको बताया जो प्रतिबंधित पुस्तकें होती थी, है ना, भारत में अंग्रेजी राज, वो सब, तो वो सबको लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तब पूरा घेरा हुआ था, कौन, वो पुलिस की टीम, है ना। और मौका पाकर वही सदर बाजार, सदर बाजार में एक रोड है एडवर्ड रोड, अभी भी उसको एडवर्ड रोड बोलते हैं। जान रहे हैं एडवर्ड रोड कौन सा है, रायपुर वालों से पूछ रहा हूं, नहीं पता। एडवर्ड रोड, जब आप सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार देखे, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार जहां समोसा कचौड़ी गुजराती वाला फेमस है, हाँ, बहुत पुराना दुकान है, हाँ। वहां से जब आप इस तरफ जाते हैं, कौन सा, बंजारी वाली लाइन में, पेठा लाइन के अगले वाली गली, एक राजपूत वेजिटेबल सैंडविच भी है उस लाइन में, शायद कभी खाए वाए होगे, तो मैं तो खाते वाते रहता हूँ तो जान, हाँ खाए हैं। तो वही जो राजपूत, हाँ नहीं वो वाला रोड नहीं, बूढ़ा तालाब वाला रोड नहीं, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार से जब आप बंजारी मंदिर, जब वो स्पोर्ट्स वाला दुकान जो है वहां जब जब जाते हो, वो वाला रोड एडवर्ड रोड है ना। अभी भी उसको एडवर्ड रोड के नाम से ही जानते हैं, पुरानी जो जितनी भी बिल्डिंग्स है वहां पे लिखा हुआ है एडवर्ड रोड करके। तो उसी रोड में इनको, परसराम सोनी को और गिरीलाल लोहार को सीआईडी द्वारा यानी कि पुलिस द्वारा क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। और इसमें सहयोग किसका था, तो शिवनंदन का था। वही सदर बाजार एडवर्ड रोड के चौक में उनको पकड़ लिया गया, जहां पे हम लोग अभी बुक बुक लेने जाते हो ना, वहीं पे, ठीक है। अब आते जाते देखना, अच्छा यहीं पे परसराम सोनी को क्या किए थे, गिरफ्तार किए थे करके, है ना। अब याद भी रहेगा आप लोग को। तो वहां पे उनको क्या, हाँ वहीं पे जस्ट बाजू में पिस्तौल वाली दुकान भी एक बताया भी था, वो पिस्तौल की दुकान किसकी है करके। तो क्या बता रहा था, परसराम सोनी क्या हुए, गिरफ्तार हुए। साथ में और कौन गिरफ्तार हुए, वो लोहार, क्या नाम था लोहार का, गिरियालाल लोहार, ठीक है। अब दोनों को गिरफ्तार करके, क्योंकि सबूत भी मिल गया साथ में, और अलग अलग जगह पे छापा भी मारा गया। तो ये 2 लोग के अलावा बाद में और लोग को क्या हुआ, गिरफ्तार किया गया, इनके और भी साथी थे, सबको गिरफ्तार किया गया। तो सबको अलग अलग धारा के तहत, किसी को 2 साल की सजा, किसी को 4 साल की सजा, किसी को 5 साल की सजा, किसी को 6, है ना, सबको अलग अलग धाराएं लगा के सजा दी गई। लेकिन इनको, आपको 2 लोग की सजा याद रखनी है। जो परसराम सोनी थे, इनको जो सजा मिली थी
रायपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत कितने साल की, तो 7 साल की सजा मिली थी। ठीक है, 7 साल की। और जो लोहार थे, जो रिवॉल्वर बनाने का काम करते थे, उनको 8 साल की सजा दी गई थी। ठीक है, 8 साल, और इनको 7 साल की सजा। अब 1942 में सजा मिली है, तो 7 साल कितना होता है? 1949, 1949, ठीक है ना? तो 1949 तक की इनकी सजा थी, लेकिन 1946 में क्या हो गई, ये रिहा हो गए, है ना? और उसको, उनको रिहा करने में जो प्रमुख योगदान था, वो था, अब रायपुर की घटना है, तो रायपुर के प्रमुख व्यक्ति कौन, और सीएम के पद पे दूसरी बार भी चुन गए हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। हाँ, तो जब चुनाव हुआ होगा अभी सेकंड टाइम बाद वाला, तो उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे 1946 के समय कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से होरीलाल जी और परसराम सोनी जी क्या होते हैं, रिहा होते हैं 1946 में, 1946 में। नहीं तो सजा उनकी और लंबी जा रही थी, कब तक, 49 तक, है ना? लेकिन उसके पहले ही उनके सहयोग से क्या हुए, रिहा हो गए। तो यहाँ पे जो हुआ है ना घटनाक्रम, कि अभी गिरफ्तार करने के बाद सीधा मैं बता दिया रिहा हुए, तो उस बीच बहुत सारी चीजें हुई हैं, है ना? उस समय भगत सिंह के एक प्रमुख, बहुत उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, है ना? तो उसमें एक थे जयदेव कपूर, तो इनके सपोर्ट करने के लिए वो आए हुए थे जयदेव कपूर, है ना? क्योंकि वो भी युवा थे, वो भी जान रहे थे, मतलब रह चुके थे, जान रहे थे कि हम अपने समय में ये सब कार्य किए थे, तो सपोर्ट करने के लिए वो भी आए थे इनका, कि इनको जेल से छुड़वाओ, उनके लिए कार्य भी किए। रणवीर सिंह शास्त्री और अन्य लोग सब पूरा अलग अलग जगह घूमे हैं कि हमारे दोस्तों को क्या करो, छुड़वाओ करके। तो ये पूरा घटनाक्रम चला है। लेकिन जो प्रश्न पूछता है ना, मैं उसी को पॉइंट को लिखते हुए आपको कहानी के माध्यम से बताया हूं। थोड़ा बहुत गया माइंड में, परसराम सोनी और उनकी कहानी, कहानी क्या है, हमारा इतिहास है, गया माइंड में? हाँ, पूरा चला गया, वो पूरा गया है, उसको भूलना नहीं है। अब याद करेंगे रहेगा, वो फैक्ट याद रहेगा, डेटा याद रहेगा, है ना? तो अब बताते चलूंगा। क्या बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, सीपी मेडिकल। नहीं, उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी ना, उनको 4-5 साल की सजा मिली थी। सबको मिला है, जो जो संलग्न थे। हाँ, मैं समझ गया, आपका आना जाना होता होगा सीपी मेडिकल में, मैं समझ गया। अब उनको पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं तो आप ही बता देना, क्योंकि आपके जो फ्रेंड थे ठाकुर जी, वो जाके उनको इतिहास बता के आ गए हैं कि आपका इतिहास क्या है कर। हाँ, तो वो हाँ, वो जानते होंगे। इन्हीं लोग से चर्चा है, ये हमारी एक्चुअल संपत्ति है। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो अभी जिन्हें 70-80 साल जिनकी एज हो रही है, वो एक्चुअल हमारे धरोहर है अभी। अभी जितना उनसे सीखना है, उन जितना समझना है, उन सीख सकते हैं उनसे। उनको अभी जब तक हैं वो जीवित, खुदा भगवान करे और जिए वो, लेकिन इन्हीं लोग हमको एक्चुअल इतिहास बता पाएंगे। ये सब तो ठीक है, बुक में ये है, लेकिन जब आप उनके मुख से सुनोगे कि हम जब छोटे थे तो ऐसा था वैसा था, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना? तो सही बोल रहे हैं आप, एक बार जाके उनसे सीधा मुखाग्र रूप से आप उनका इतिहास सुनिएगा। और ये भी जो परसराम सोनी जो थे, है ना, उनकी लेटेस्ट फोटो थी ये जो अभी भेजा था, है ना, वो 2002 में उनका निधन हुआ है, 2002 में। तो जब आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइएगा सर। तो क्या बता रहा था, परसराम सोनी 1937 से 1947 तक विस्फोटक बनाने का, या विस्फोटक बनाने के कार्य में संलग्न रहे। अब कई लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर आप लिखे हो यहाँ पे 1937 से 1947 तक, तो ठीक है, 37-38 में तो पास आउट हुए थे वो, है ना? 47 तक कैसे होगा, क्योंकि इतने साल, 4 साल तो वो तो जेल में थे, लेकिन संलग्न तो थे, है ना? उनके जो और क्रांतिकारी थे, उनके जो और दोस्त थे, वो लोग तो ये कार्य कर रहे थे ना इनके माध्यम से। तो हम लोग लिखे हैं 37 से 47 तक विस्फोटक बनाने में क्या रहे, संलग्न रहे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनके प्रमुख सहयोगी, प्रमुख सहयोगी
कौन कौन थे जी प्रमुख सहयोगी? नाम बताते चलो। हाँ, गिरीलाल लोहार, होरीलाल, हाँ, ये सब थे, ठीक है। लेकिन इनके अलावा और भी टीम थी इनकी, जहां पे शुरू से इनको सपोर्ट मिला था, है ना, जैसे निखिल, वेरी गुड, हाँ, ठीक है, दो तीन नाम लिखिए यहाँ पे, निखिल, भूषण, सूर, ये सब इनके क्लासमेट थे, बैचमेट। निखिल भूषण सूर, सुधीर मुखर्जी, निखिल भूषण सूर, सुधीर मुखर्जी, इनके अलावा छत्तीसगढ़ को, ये सब सेंट पॉल से पास आउट, बाद में फिर बड़े पद को भी पाए थे ये लोग। उसके बाद आपको बताया था छत्तीसगढ़ कॉलेज के भी लड़के थे, है ना, वहां के भी क्रांतिकारी, कौन कौन? रणवीर सिंह शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक। इनके अलावा क्रांति कुमार भारतीय, है ना, इनका नाम तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रांति कुमार भारतीय का। इनके अलावा देवीकांत और कुंज बिहारी अग्निहोत्री, सॉरी, कुंज बिहारी चौबे, ये अग्निहोत्री चौबे, कुंज बिहारी चौबे, ये सब क्या थे? इनके प्रमुख सहयोगी था, मतलब इनका एक मान के चलो फ्रेंड सर्कल थे, ठीक है, जो ये सब कार्य, है ना, अंग्रेजों की खटिया करने पे सबके सब क्या थे? तुले थे, ठीक। उसके बाद फिर प्रशिक्षण प्राप्त किससे किया? प्रशिक्षण प्राप्त कहां कहां से ये टेक्निक सीखे थे, कौन कौन सहयोग किया, उनके नाम तब हमको लिखना है, क्योंकि होरीलाल सहयोगी तो है, लेकिन उनसे ट्रेनिंग भी तो लिए ना, सीखे रिवॉल्वर कैसे बनाना है गिरीलाल से, है ना, तो उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जहां से रासायनिक सामग्री मिलती थी, अभी बताए क्या नाम? सीपी मेडिकल के होरीलाल, ठीक है, तो लिख लीजिए होरीलाल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या? सीपी मेडिकल के कर्मचारी या सेल्समैन। इसके अलावा गिरीलाल लोहार, गिरीलाल, ये कौन है? तो ये लोहार थे, जिसे क्या सीखे? बंदूक बनाना, गोलियां बनाना, इनसे क्या आता था? रासायनिक सामग्री आती थी। इनके अलावा आपको बताया था एक टीचर भी थे, है ना, जिनका इम्पैक्ट इन पे पड़ा था, उनसे सीखे थे बहुत सारी चीजें, है ना, और उनके चलते राष्ट्र आंदोलन में कूदे थे, है ना, लिख लीजिए उनका नाम, गेंदा सिंह ठाकुर, गेंदा सिंह ठाकुर, ये कौन है? ये अध्यापक थे। तो इनका अहम प्रभाव रहा किनके जीवन में? परसराम सोनी जी के जीवन, बहुत लोगों का था भाई, है ना, इनसे तो ये सब चीजें मिली हैं। इसके अलावा पैसा भी चाहिए तो पैसा अलग अलग स्थानों से, कुछू खदान से, मुंगेली से, रायगढ़ से, बहुत जगह घूमे, तब जाके फंड रेस किए, 4 साल पूरा कड़ी मेहनत की, ठीक है। तो प्रशिक्षण प्राप्त में आप लोग को ये इन लोगों के नाम याद रखना है, होरीलाल जी, गिरीलाल जी और गेंदा सिंह ठाकुर जी का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ, प्रमुख करके लिख लो, अब घटनाक्रम को लिख लेते हैं। प्रमुख, फर्स्ट पॉइंट। अब जब आप मेंस के हिसाब से लिखेंगे तो आपको शुरुआत करना है, जैसे कि आपको बताना है परसराम सोनी के बारे में चर्चा की, जब लंबा लिखने के लिए आ गया तो सीधे तौर पे ये नहीं बताना आपको कि परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के क्या थे? नायक थे, नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने 1942 में ये ऐसा नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा खाका खींचना है आपको, यानी कि बताना है कि कैसे लाइफ उनका चेंज हुआ, कैसे इंपैक्ट पड़ा, थोड़ा एक दो लाइन में आपको समझाना है ना। तो यहां पे आप ऐसे ही लिख सकते हो क्या कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में छत्तीसगढ़ के युवाओं में किनका प्रभाव था, किनसे सीखते थे ये लोग? दो चार नाम आप लोग को बताया था, चंद्रशेखर आजाद, हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मिटा दू ये वाला, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर,
साथ ही क्रांतिकारी साहित्य, साथ ही क्रांतिकारी साहित्य जैसे भारत में अंग्रेजी राज, जैसे भारत में अंग्रेजी राज, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और साथ ही मेंस में तो लिखना ही है। किसके इसके लेखक कौन है भारत में अंग्रेजी राज के? नाम बताओ। हाँ, सुंदरलाल तपस्वी या तपस्वी सुंदरलाल। ठीक, ये अलग व्यक्ति है ना, तपस्वी सुंदरलाल, सुंदरलाल शर्मा दोनों अलग व्यक्ति हैं। तो सुंदरलाल तपस्वी द्वारा ये भारत में अंग्रेजी राज किताब लिखी गई थी। इसके अलावा बंदी जीवन, बंदी जीवन के लेखक कौन? बताया था अभी। वेरी गुड, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। इन सब का, इन सब का प्रभाव रहा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे शुरुआत में? छत्तीसगढ़ के युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह, है ना, साथ ही क्रांतिकारी साहित्य जैसे भारत में अंग्रेजी राज, बंदी जीवन, इन सब का प्रभाव रहा या प्रभाव पड़ा, ये चीज आप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेरित होंगे, जागरूक होंगे, कैसे होंगे? कोई बताएगा तब होंगे, या पढ़ेंगे तब होंगे, है ना। तो ये सबको देखे सुने पढ़े यहाँ के युवा, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। जिसमें से आपको नाम याद रखना है जिनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, परसराम सोनी जी, है ना। तो लिख लीजिए परसराम सोनी, परसराम सोनी यहां छत्तीसगढ़ में काकोरी कांड तथा असेंबली बम कांड जैसी घटना, असेंबली बम कांड जैसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। ठीक है, अब कैसे अंजाम देंगे सीखना पड़ेगा, है ना। तो यहां से फिर वो कहानी शुरुआत होती है, क्योंकि अब आ गया है सोच। अब सोच को क्या करना है? उसको क्रियान्वित करना है। ठीक है, कि अब इसको करना है, मैं सोच डाला हूं, अब इसको करूंगा। तो करने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें आई, कहां कहां से सीखे, वो सब चीजों को आपको आगे बताना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 1938 में मैट्रिक पास होने के बाद, 1938 में, थर्ड पॉइंट, 1938 में मैट्रिक पास होने के बाद, मैट्रिक मतलब हाँ ठीक है, 11वीं। तो 1938 में मैट्रिक पास होने के बाद 4 वर्षों के अथक प्रयास, कितने वर्ष तक पूरा एकदम इधर उधर पूरा घूमे फिरे, ट्रेनिंग लिए, 4 वर्ष। ठीक है, मैट्रिक पास होने के बाद 4 वर्ष तक, 4 वर्षों के या 4 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद, अथक प्रयासों के बाद सोनी जी ने, यानी कि परसराम सोनी ने बम बनाना, रिवॉल्वर बनाना, गोलियां बनाना, आदि सीखने में सफलता प्राप्त की। ठीक, ये लाइन आपको याद रखना है, क्या कि क्या क्या कार्य करते थे, है ना। तो 1938 में मैट्रिक पास हुए, प्रयास होने के अथक 4 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद सोनी जी ने बम बनाना, रिवॉल्वर बनाना,
है ना, और साथ ही गोलियां बनाना आदि सीखने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ पे बम बनाने मतलब चार पांच अलग अलग प्रकार के बम थे, जैसे कि आपको बताया भी। एक जो परीक्षण किए थे, कहा, ईदगाह भाटा मैदान में सिंपल बम का किए थे। उसके बाद जब रावण भाटा मैदान में पहला वाला, और ईदगाह भाटा में किए, वो कैसा बम था? वो टाइम टाइम बम था, है ना, टाइम निर्धारित करने वाला। सब देखे सुने जान रहे हैं। इसके अलावा और भी बम होते थे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म वाला होता था, उसमें अलग प्रकार का लेप लगा के, है ना, रासायनिक पदार्थ मिला के फेंकते थे, और फेंकने के बाद जो आसपास के लोग हैं वो क्या हो जाते थे? बेहोश हो जाते थे। इसके अलावा आंसू गैस वाले बम, है ना, तो धुआं वाले बम, आंसू गैस वाला नहीं, धुआं वाले बम। तो अलग अलग प्रकार बम बनाने की यहाँ पे उन्होंने कला सीखी। तो बम बनाने में आप ये सब तीन चार चीजें याद रखना। टाइम वाला सिंपल बम जो अग्नि वाले रहते हैं, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म वाले, और क्या वाले? धुएं वाले। हाँ, धुआं वाला। ठीक है, ये सब बम आपको याद रखना। रिवॉल्वर बनाना, गोलियां चलाना आदि सीखने में सफलता प्राप्त की। ठीक यहाँ पे रिवॉल्वर बनाने का अर्थ यह है, ऐसा नहीं कि भट्टी में ताप के ऐसे पूरा रिवॉल्वर। रिवॉल्वर वैसे भी सीखे, और साथ ही जैसे कई मूवीज में आप देखे हो ना, कि कहीं जाना है किसी को मारने, तो आप देखे होगे हीरो या विलन क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट ले जाता है ना, यहाँ से नली ले लिया, यहाँ से उसका वो ले लिया, है ना, यहाँ से वो गोली भरने का ले लिया, कहीं से गोली ले लिया, फिर सबको क्या करता है? जोड़ देता है, जोड़ने के बाद रिवॉल्वर बन जाता है। ऐसा देखे होगे कोई मूवी में, एक आध मूवी में, बेबी मूवी में देखे होगे, शायद केजीएफ में भी है ये ऐसी टाइप का, अलग अलग जगह से लेके फिर रिवॉल्वर बना दिया, है ना। तो वैसी टाइप का रिवॉल्वर बनाने की इन्होंने क्या की? ट्रेनिंग ली थी। ठीक, और सफल भी हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आंदोलन में या आंदोलन कार्यों का अपने मीटिंग के लिए बताया था। ये आंदोलनकारियों की जो मीटिंग होती थी, क्रांतिकारियों की, वो कहां होती थी? दो जगह बताया था। एक ओरिएंटल होटल मालवीय रोड का, और दूसरा छात्रावास। वेरी गुड। हाँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज का हॉस्टल, है ना। तो लिख लेंगे, आंदोलनकारियों ने अपनी मीटिंग के लिए ओरिएंटल होटल, ओरिएंटल होटल तथा छत्तीसगढ़ कॉलेज के हॉस्टल को चुना। ठीक, ये ओरिएंटल होटल का जो मालिक था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना, वो खुद इनको बोला था, है ना, कि आप मेरे होटल में कमरा लेके आप क्या करिए, जो भी गतिविधि है मैं आपको एक अलग से कमरा प्रदान करता हूँ, वहां पे आपका जो भी मीटिंग होगा, जो भी सामान होगा, सब आप वहीं रखना, मेरे तरफ से आपका क्या रहेगा? ये सहयोग रहेगा। तो ओरिएंटल होटल को नहीं चुने थे चोरी छुपे नहीं, वहां का मालिक ही इनको क्या किया था? बोला था, है ना। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ओरिएंटल होटल और छत्तीसगढ़ कॉलेज के हॉस्टल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अभी तो हॉस्टल नहीं है क्या वहां छत्तीसगढ़ कॉलेज में? कि है? नहीं है ना, हाँ, पहले रहते थे। तो क्या बता रहा था, इस होटल को चुना। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था? बम बनाने की तकनीक सीखी, इकट्ठा हो गए साथी। अब क्या किए इन लोग? परीक्षण किए। तो परीक्षण कहाँ किए थे? दो जगह पे किए थे, है ना। तो परीक्षण लिख लीजिए, दो जगह पे किए। पहला कहाँ किए? पहला परीक्षण रावण भाटा में, हाँ, रावण भाटा मैदान, रायपुर। ठीक, और दूसरा ईदगाह भाटा। दूसरा पॉइंट है ईदगाह भाटा मैदान, ये भी कहा? तो रायपुर। ठीक, लेकिन यहां पे क्या हुआ? इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ यहां पे, मतलब याद करने वाला क्या पॉइंट है, कि ईदगाह भाटा में जब परीक्षण हो रहा था, तब राजकुमार कॉलेज के, हाँ, यहां पर परीक्षण होने पर
राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल, क्योंकि पास में था, धमाका सुनाई दे दिया उसको, 2 बार सुनाई दिया कि कौन है यहाँ पे, तो जाके देखे तो लड़के लोग ही थे, है ना। तो सूचना पहुंचा है, सूचना पहुंचाने में पहुंचा है, पुलिस की पहुंचते देर हो गई, पुलिस तो लेटी चाहती है ना, बाद में, है ना। ऐसा नहीं कि लेटी चाहती है, क्योंकि भाई जब घटना हो जाएगी तभी तो आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी पुलिस पहुंची, तब तक आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे चले गए थे, लेकिन सचेत हो गए थे। फिर सीआईडी बुलाई गई थी, फिर कार्य हुआ, है ना। तो यहाँ पे राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य, क्या नाम था उसका, गियर्सन, है ना। के प्राचार्य गियर्सन ने पुलिस प्रशासन को, यानी अंग्रेजों को सचेत कर दिया, सचेत कर दिया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है ना। प्राचार्य द्वारा क्या किया गया था, सचेत। कई बुक्स में क्या दिया रहता है कि ये गियर्सन वहां पे बोला और वहीं पे लोग क्या हो गए थे, गिरफ्तार हुए थे। नहीं, वहीं पे नहीं हुए थे, बहुत थोड़े दिन बाद की घटना है, सदर बाजार वाली जो आपको मैं बताया, है ना। चलिए, उसके बाद क्या बता रहा था, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट लिख लीजिएगा, सिक्स्थ ही होगा ना, हाँ। मुखबिर, कौन था जी मुखबिर, शिवनंदन, है ना, यही गद्दार है। क्या बोल रहे हैं, शिवनंदन सिंगरौल, यही बोले क्या। हाँ, शिवनंदन नहीं, वो यदुनंदन सिंगरौल है या रघुनंदन सिंगरौल, दुर्ग वाले हैं, है ना। ये शिवनंदन ही आपको, हाँ वो तो दुर्ग वाले, वो क्रांतिकारी, वो लेटर बॉक्स पत्रिका ये सबसे संबंधित है, पोस्ट ऑफिस की दौड़ उड़ा दिए थे वो, है ना, वो क्रांतिकारी है। ये मुखबिर है, ये अलग व्यक्ति है, शिवनंदन। ठीक है, वो यदुनंदन, हाँ ये गद्दार है, नाम देखो कितना प्यारा है, शिवनंदन करके, लेकिन गद्दार का नाम है। ठीक है, मुखबिर याद रखना, शिवनंदन। कई बुक्स में इसको सुखनंदन भी दिया रहता है, लेकिन आपको शिवनंदन याद रखना है। ठीक, और इसी की मुखबरी पे फिर क्या हुआ, सीआईडी पकड़ी, लाभ दी, इसके अलावा इनको वो भी किया गया, मतलब परिवार में हम उठा लेंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, अंग्रेजों का तो कार्य था। तो फिर निर्धारित किया गया क्या, वो क्षेत्र, कि जिस दिन ये क्या करेगा, परशुराम सोनी और उनके साथी जब क्या करेंगे, सामान के साथ कहीं पहुंचेंगे या सामान को लेकर इधर उधर जाएंगे, तब हमको रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो जिस दिन ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सामान शिफ्ट कर रहे थे, तो एडवर्ड रोड सदर बाजार चौक में इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी याद रखनी है आपको, गिरफ्तार। गिरफ्तार कब हुए, तो 15 जुलाई, 15 जुलाई 1942, 1942। कहां से गिरफ्तार हुए, एडवर्ड रोड, सदर बाजार, रायपुर। रायपुर, ठीक। चलिए, तो ये इनकी गिरफ्तारी, और गिरफ्तार कौन के समय कौन कौन थे प्रमुख रूप से, तो 2 लोग का, 3-4 लोग थे, लेकिन आपको 2 लोग का नाम याद रखना है। एक तो हमारे परशुराम सोनी, और दूसरे साथ में कौन था, वही लोहार, हाँ, गिरिलाल जी, परशुराम सोनी व गिरिलाल लोहार गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार किए गए या हुए। ठीक, और आपको बताया था कि परशुराम सोनी को गिरफ्तार करने के बाद कितने साल की सजा मिली थी, 7 साल, है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अलग से नहीं लिख रहा हूं, ब्रैकेट में आप भी लिख लेना समझने के लिए ना, 7 साल की सजा मिली थी। और गिरिलाल लोहार को, तू इच्छा है रिवॉल्वर बनाना सिखा रहे, तेरे को तो ज्यादा सजा दूंगा, ऐसा करके अंग्रेज इनको कितनी सजा दी, 8 साल की सजा, 8 साल की सजा इन्हें मिली थी। और उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, रिहा कब हुए, रिहा कब हुए जी, 4, हाँ, 26 जून, 26 जून 1946 को पंडित
रविशंकर शुक्ल, हमारे दद्दू, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से रिहा हुए। कैसे तुम मेरे लड़के लोग को छोड़ बिठा के रखे हो यहाँ पे, है ना। हमारे आ जाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि ये भी जब युवा थे तो यही सब कार्य तो ये भी किए हैं ना, 1907, 1908, 1909 के दशक में। जान रहे हैं कि युवा जोश है, काम करेगा सीधा एक्शन वाला करेगा, हम भी अपने टाइम पे किए हैं, है ना। तो ये जान गए, और उस समय तो भाई पावर में थे, मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार, आगे चर्चा करेंगे। अभी तो 42 वाला चल रहा है, 43, 44, 45, 46 अभी देखेंगे। तो उस समय ये थे मुख्यमंत्री। अभी मुख्यमंत्री रहते, हमारा दद्दू क्या है, मुख्यमंत्री है, और हमारे लड़के गिरफ्तार, तो छुड़वाएंगे नहीं क्या? कैसे मेरे लड़के लोग को डाल के रखो, छोड़ो उनको, है ना। तो इनके प्रयासों से, और वकील भी थे, पूरा नियम कायदा कानून चिपका दिए कि मेरे पास पावर भी है और नॉलेज भी है, दोनों का इस्तेमाल करूंगा, छोड़ो हमारे लड़कों। तो सजा के पहले ही इनको क्या कर दिया गया, दोनों को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे लिख भी लो, लिखे ही हैं, 26 जून 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से रिहा हुए। कौन? ये जो गिरफ्तार किए गए थे। ठीक, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से पूरा कहानी आपको वो मंजर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे थे, क्या था, कैसे था, वो आपको दिख रहे होंगे। परसराम सोनी, इनके अलावा और व्यक्ति विथ फोटो, इसलिए पहले फोटो भेज दिया था मैं, ताकि आपको समझ में आए। उस समय तो एकदम बुजुर्ग वाली फोटो है, लेकिन आप वही फेस को 22 साल का एक लड़का समझ लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मेरे ख्याल से हो भी गया होगा। तो आपको जो फैक्ट याद रखने हैं, पॉइंट्स, है ना, उसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स बस को। सबसे पहले, रायपुर षड्यंत्र केस हम लोग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम पावर में आए, हम मतलब जब हम वहां पे जाएंगे, जब हम कैपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो सबसे पहला काम इतिहास में थोड़ा सा चेंज करना है। छत्तीसगढ़ के भी, भारत के में तो प्रयास चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में तो ये नाम को चेंज करना है। क्या? रायपुर, रायपुर क्रांतिकारी केस या रायपुर क्रांतिकारी घटना के नाम से, ना कि रायपुर षड्यंत्र। षड्यंत्र हम लोग रच रहे थे क्या? षड्यंत्र तो उनके लिए था, तो वो अलग अपने गजेटियर में लिखे हैं, रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी किए थे, ऐसा करके। हमारे लिए तो क्रांतिकारी घटना, भैया हमारे क्रांतिकारी हैं ये लोग, हमारे महापुरुष है। तो ये चीज को, और दूसरा मैं एक और चीज बताया था वीर नारायण सिंह जी के बारे में भी, कि कई बुक्स में क्या दिया रहता है कि माखन लाल के गोदाम को क्या कर लिया गया था उनके द्वारा, लूट लिया गया था। लुटेरे थे क्या वो? डकैत थे, जनता के लिए किए थे ना वो कार्य को। तो ये लूट वर्ड को भी आप जहां कहीं भी देखते हो, जहां जो भी बुक में आप देखते हो, एक बार में काट दिया करो। उसके स्थान पे आपको क्या लिखना है, बताया भी था कि जब मेंस में आप लिखोगे तो लूट मत लगाना, क्या लगाना है कि उस गोदाम को उनके द्वारा, वेरी गुड, खाली किया गया कर, है ना। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सम्मान नहीं दोगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानकारी हमको प्राप्त हो रही है ना। तो हमारा दायित्व सिर्फ यही तक नहीं है कि पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए, पोस्ट पा लिया, खत्म हो जाएगा, नहीं। सम्मान दिलाने का कार्य है ना। सब हमारे पूर्वज इतिहास का, जब तक हम अपने रूट्स को नहीं जानेंगे, हमारा राज्य डेवलप नहीं कर पाएगा। अभी भी पीछे, नहीं तो वो नक्सलाइट नाम से ही जाना जाएगा। अभी तो थोड़ा जान रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो उसको और आगे ले जाने का प्रयास हम ही लोग को क्या करना है, करना है। तो वो उसके लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा, अपने रूट्स को जानना पड़ेगा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास को हमको समझना पड़ेगा। ठीक, तो रायपुर क्रांतिकारी केस या रायपुर षड्यंत्र केस जो कहा जाता है ना, हम तो क्रांतिकारी केस ही करेंगे। उसके प्रणेता कौन थे? तो परसराम सोनी। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम हम लोग देखें, तो उसमें 4-5 नाम याद रखिएगा। एक, रणवीर सिंह शास्त्री याद रखिएगा, सुधीर मुखर्जी और सूरजी का नाम, ठीक है। इसके अलावा वो 3 नाम जो जिनसे वो प्रशिक्षण लिए थे, पहला रासायनिक वाले होरीलाल, रिवॉल्वर वाले गिरिराज, और वो अध्यापक जिनसे वो सीखे चीजों को, गेंदा सिंह, हाँ गेंदा सिंह ठाकुर। ठीक, इसके अलावा मैट्रिक कब पास हुए थे, ये मेंस के हिसाब से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा मैट्रिक कब पास हुए, क्या हुआ, 38 में हुए। ठीक बम बनाने की कला, रिवॉल्वर और ये सब बनाने की कला उन्होंने सीखी। इसके बाद और क्या प्रश्न पूछता है, प्रशिक्षण कहां कहां हुआ, तो 2 जगह, मैदान तो याद ही है, रावण भाटा मैदान और ईदगाह भाटा। राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था जिसने सूचना पहुंचाई, सचेत किया? गियरसन। ठीक, इसके अलावा उस गद्दार का नाम क्या था, लिखा ही हुआ है, शिवनंदन। ठीक,
गिरफ्तारी और रिहाई वाला डेट याद रखिएगा। गिरफ्तार कब हुए एडवर्ड रोड सदर बाजार से? 15 जुलाई 1942 को। ठीक। सजा याद रखनी है। होरीलाल को सॉरी गिरिलाल को कितने दिन की सजा? कितने साल? 8 साल। परसराम सोनी को 7 साल की सजा। और रिहा कब हुए? हाँ, रिहा कब हुए? तो 26 जून 1942 को, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के सहयोग से। उसके बाद भी कार्य में संलग्न रहे, जैसा कि 47 जब तक देश आजाद नहीं हुआ ट्रेनिंग देते रहे और लोगों को। और उसके बाद फिर 2002 में क्या हुआ, उनका निधन हुआ था। अभी हम लोग कौन सा महोत्सव मना रहे हैं? भारत आजादी का अमृत महोत्सव, है ना। तो जब अभी G20 की सब बैठक बैठक हुई थी ना, तो उसमें छत्तीसगढ़ के भी जितने क्रांतिकारी हैं, सबका ऐसे पूरा फोटो लगा हुआ, परसराम सोनी, वीर नारायण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रविशंकर शुक्ल। ऐसा देख के मतलब मन एक गदगद हो गया था। जो हमारे महापुरुष हैं, उनको वहां पे क्या दिया जा रहा है? सम्मान दिया जा रहा है। अभी भी आप जब देखेंगे आजादी का अमृत महोत्सव टाइप करेंगे और देखेंगे परसराम सोनी, तो पूरा उनका पूरा कथा कहानी वो अच्छे से बताया गया है। इनके अलावा और भी जो क्रांतिकारी थे, सबको बढ़िया तरीके से क्या दिया गया है? सम्मान दिया गया। तो जब वहां तक ये चीज पहुंच रही है, देश दुनिया G20 से लोग आके देख रहे हैं, ये था परसराम, ये थे परसराम सोनी, ये थे ठाकुर जी, ये थे प्यारेलाल, ये थे रवि सुंदरलाल। तो वो चीज को हमको भी क्या करना पड़ेगा? आत्मसात करना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए, टाइम भी हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, और कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा मैसेज करके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।